हाँ, तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। और इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड शर्करा या पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, और जिसमें हम मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं हम पॉलीसेकेराइड, और पॉली का अर्थ होता है बच्चों बहुत, कहने का मतलब जब मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड शर्कराएं, जब मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड शर्कराएं मिल जाती हैं तो पॉलीसेकेराइड शर्करा का पॉलीसेकेराइड शर्करा का निर्माण करती हैं। अब पॉलीसेकेराइड शर्करा जो हैं ये मोनोसेकेराइड शर्करा और डाइसेकेराइड शर्करा इनसे जटिल होती हैं। जटिल होती हैं और इनका पाचन भी मानव शरीर में देरी से होता है। इनका मानव शरीर में पाचन देरी से होता है। और बच्चों देखो, मैंने उस दिन भी बताया आपको कि पाचन क्या होता है। पाचन यही होता है कि मानव शरीर में जो न्यूट्रिशन लिया जाता है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ लिए जाते हैं, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना और उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही पाचन होता है। तो पाचन मैंने बताया अभी आपको कि पॉलीसेकेराइड शर्करा का पाचन, पॉलीसेकेराइड शर्करा का पाचन देरी से होता है। अब पॉलीसेकेराइड शर्करा है कौन कौन सी है, और दूसरी बात क्वेश्चन ये आता है कि पॉलीसेकेराइड शर्कराओं का पाचन देरी से क्यों होता है। पॉलीसेकेराइड शर्कराओं का पाचन देरी से इसलिए होता है कि मोनोसेकेराइड से बनती हैं डाइसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड शर्करा मिलकर पॉलीसेकेराइड शर्करा का निर्माण करती है। इसके कारण जो पॉलीसेकेराइड शर्करा होती हैं वो पहले डाइसेकेराइड शर्करा में टूटती हैं। देखो इस प्रकार से पॉलीसेकेराइड शर्करा पहले टूटेगी डाइसेकेराइड में, और इसके बाद शर्करा टूटेगी मोनोसेकेराइड में।
और मोनोसेक्राइड का जब अपघटन होगा अर्थात ये जब टूटेंगी तो जो कार्बोहाइड्रेट जिन तत्वों से मिलकर बने हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे और भोजन का पाचन हो जाएगा। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं पॉलीसेक्राइड की, तो पहले पॉलीसेक्राइड शर्करा बच्चों डाइसेक्राइड में और डाइसेक्राइड के बाद मोनोसेक्राइड में और उसके बाद जिन तत्वों से मिलकर बनी है शर्करा उन तत्वों में टूट जाती है। अब पॉलीसेक्राइड शर्करा के अंतर्गत कौन कौन सी शर्करा है बच्चों, ये चीज मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए पॉलीसेक्राइड शर्करा पॉलीसेक्राइड शुगर, तो इसमें पहला है जैसे कि स्टार्च, नंबर 2 है बच्चों सेलुलोज, नंबर 3 है बच्चों काइटिन और नंबर 4 है बच्चों ग्लाइकोजन। तो देखिए बच्चों ये जो शर्करा हैं जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है, काइटिन है, ग्लाइकोजन है, ये बच्चों सब पॉलीसेक्राइड शर्करा हैं। ये सब पॉलीसेक्राइड शर्करा हैं और जब पॉलीसेक्राइड शर्कराएं ली जाती हैं पोषण में, जैसे स्टार्च को लिया जाता है, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि जब पॉलीसेक्राइड शर्कराएं भोजन के रूप में ली जाती हैं तो पहले वे डाइसेक्राइड में टूटती हैं और डाइसेक्राइड के बाद वो मोनोसेक्राइड में टूटती हैं। जैसे मानव भोजन के रूप में हमने स्टार्च लिया, जैसे ही भोजन के रूप में स्टार्च लिया तो स्टार्च जैसे ही मुख में जाएगा तो इसके ऊपर एमाइलेज एंजाइम कार्य करेगा और एमाइलेज एंजाइम को बच्चों ये लार में उपस्थित होता है, इसको टाइलिन एंजाइम भी बोला जाता है और जो एंजाइम होते हैं इनको जैव उत्प्रेरक भी बोला जाता है। प्यारे बच्चों जैव उत्प्रेरक भी बोला जाता है। तो जैसे ही स्टार्च के ऊपर एमाइलेज कार्य करेगा तो ये क्या करेगा, स्टार्च माल्टोज में टूट जाता है और माल्टोज के ऊपर जैसे ही माल्टेज एंजाइम कार्य करेगा तो ये जो है ये आपका ग्लूकोज में टूट जाएगा और फिर ग्लूकोज कोशिका में पहुंच जाएगा और कोशिका में पहुंचने के बाद एक कोशिकांग होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और ग्लूकोज का जब यहाँ ऑक्सीकरण होगा तो बच्चों यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिका का जो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो बात करते हैं हम स्टार्च। ये मैंने आपको वो बताया है कि जब हम स्टार्च के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले स्टार्च आएगा, मुख में जाएगा, उसके ऊपर टाइलिन या एमाइलेज कार्य करेगा, माल्टोज में बदलेगा, माल्टेज जब कार्य करेगा ग्लूकोज में बदलेगा, कोशिका में पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण होगा और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि चैप्टर तो उसका है, ये टॉपिक तो पाचन तंत्र का, लेकिन बताया इसलिए कि मैंने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि जो पॉलीसेक्राइड शर्करा होती हैं उनका पाचन देरी से होता है। क्यों होता है कि जो कि देखो मैंने आपको बताया कि मोनोसेक्राइड शर्करा जो है इनसे डाइसेक्राइड बनी है और डाइसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड बनी है, तो ये विशेष जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको पचाने में भी वक्त लगता है। अब सुनिए, अब हम पर्सनली बात करते हैं स्टार्च की। तो देखिए
स्टार्च की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्च में आता है कि पहली बात तो ये पॉलीसेकेराइड शर्करा है, पॉलीसेकेराइड शर्करा है। दूसरी बात, पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है, और बच्चों देखिए, जब मेडिसिन के रूप में हम कैप्सूल लेते हैं तो इनका बाह्य आवरण स्टार्च का बना होता है। जब मेडिसिन के रूप में हम कैप्सूल लेते हैं तो इनका जो बाह्य आवरण है वो स्टार्च का बना होता है। आगे देखिए बच्चों, स्टार्च जो है इसको मंड भी कहा जाता है, और स्टार्च जो है ये आलू में भी पाया जाता है। तो आलू के ऊपर बिंदुनुमा संरचनाएं जो चमकती हैं वो स्टार्च ही होता है। ऊपर ले लो, वो स्टार्च ही होता है। इसके बाद स्टार्च जो है ये चावल में भी पाया जाता है। इसको मंड के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च पहली बात तो एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। दूसरी बात, इसे स्टार्च को मंड भी कहा जाता है, आलू में पाया जाता है। आलू जो चमकदार होता है वो थोड़ा किसके स्टार्च की वजह से होता है। पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। कैप्सूल का बाह्य आवरण स्टार्च से बना होता है। पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। चावल में भी स्टार्च पाया जाता है, इसे मंड भी कहा जाता है। कैप्सूल का बाह्य आवरण स्टार्च से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से यहां से जो अधिकतर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इन लाइनों में से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सेलुलोज की। क्या करें? इधर नहीं आना पड़ेगा। अब इस अंदर क्लास कर लो। अब बात करते हैं बच्चों सेलुलोज की। तो हमको पता है कि ये भी एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। पॉलीसेकेराइड शर्करा मैंने आपको बताया बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं इन सबको शर्करा कहा जाता है। और सेलुलोज जो है ये प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक शर्करा है। सर्वाधिक शर्करा है। जंतुओं में मानव इसका पाचन नहीं कर सकता। क्योंकि मानव की आहार नाल इतनी विकसित नहीं होती जितनी कि जानवरों की विकसित होती है। लेकिन गाय, भैंस, बकरी अर्थात जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं इस घास का पाचन कर सकते हैं।
घास का पाचन कर सकते हैं। घास का पाचन का मतलब है बच्चों कि सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं क्योंकि सेलुलोज जो होती है बच्चों वो घास, पेड़ पौधे की पत्तियां आदि में सब में सेलुलोज उपस्थित होती है। सेलुलोज से कागज का निर्माण होता है। और पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगली बात क्या है कि अगर मानव सेलुलोज का पाचन करता, अगर मानव सेलुलोज का पाचन करता तो मानव भी बच्चों क्या होता, घास, भूसा, बाजरे के जो फसल की जो कुट्टी वगैरह बनती है उसका पाचन अगर मानव करता तो आज ये रोटी नहीं खाता, ये भी घास, भूसा आदि चीजें मानव भी खाता। लेकिन मानव के अंदर इन चीजों का पाचन नहीं होता है क्योंकि इनमें सेलुलोज पाया जाता है। इसके बाद बात आती है आपकी, एक हो गई आपकी स्टार्च, एक हो गया आपका सेलुलोज। अब बात आती है आपकी ग्लाइकोजन की। बात करते हैं बच्चों ग्लाइकोजन की। बात करते हैं बच्चों ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन जो है ये भी एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। पॉलीसेकेराइड शर्करा है। ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। पॉलीसेकेराइड शर्करा है। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा है। और ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में, मानव शरीर में भोजन संचित रहता है। संचित रहता है। जबकि बच्चों पादपों में ना अभी बताया आपको स्टार्च के रूप में संचित रहता है। स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अब देखो बच्चों मैंने अभी बताया आपको, अगर पादपों में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बन गई, मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से पादपों के अंदर ग्लूकोज अधिक बन गया, अधिक बन गया, ग्लूकोज अधिक बन गया तो उसे स्टार्च के रूप में संचित कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो क्या होगा? अगर मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, कहाँ हो गई बच्चों अधिक? मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। तो क्या होगा बच्चों?
जब मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो बच्चों क्या होगा, डायबिटीज रोग हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाएगा। ये तो जब बहुत अधिक मात्रा हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाएगा। लेकिन यदि कुछ मात्रा में अधिक हुई तो क्या करेगा, ग्लूकागॉन नहीं, इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा और लीवर के अंदर संचित कर देगा। लीवर के अंदर संचित कर देगा। इस प्रकार से लीवर के अंदर संचित करने के बाद यदि कभी ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ी तो लीवर के अंदर से कौन सा एक हार्मोन होता है अपन का ग्लूकागॉन, ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा और मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देगा। तो बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है और ग्लाइकोजन मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित रहता है। और जब भोजन संचित रहता है और यदि मानव शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर उसे लीवर के अंदर स्टोर कर देता है। और जब ह्यूमन बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है तो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में डाल देता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलो।